अब देखेंगे हम क्लास 10th कक्षा 10वीं गणित का 8वां चैप्टर, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इतना क्यों है, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब क्या हुआ कि त्रिकोणमिति के बारे में बिल्कुल एकदम बेसिक वाली बातें कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कहाँ किसने इसकी शुरुआत की, इसका दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग है, और पूरी एकदम बेसिक बातें हमें यहाँ पर 10th क्लास से पढ़ना है। और ये सारी जो बातों का संग्रह रहेगा, ये सारा जो नॉलेज रहेगा 10th क्लास का, इस आधार पर आपका 11th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, या इसके बाद जितनी भी स्टडी करेंगे और जिसका बैकग्राउंड मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, वहाँ पर सभी जगह त्रिकोणमिति के बिना काम नहीं चलने वाला। मतलब हर जगह त्रिकोणमिति का उपयोग होने वाला है। यदि हम मैथ्स की बात न भी करें तो फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, अगर आप भविष्य में इंजीनियरिंग करते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। चलिए हम पढ़ाई की बात न करें, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। कहाँ उपयोग होगा, यहाँ पर हम इस चैप्टर के थ्रू ये भी बातें डिस्कशन करेंगे। इसका विकास कहाँ से हुआ, भाई त्रिकोणमिति के बारे में किसी ने तो सोचा होगा पहले, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि इसका जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। सबसे पहला काम यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। नाम ही क्लियर है, परिचय मतलब एकदम बिल्कुल प्रारंभिक बातें यहाँ पर आपको करना है। नाम क्या दिखाई दे रहा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अच्छा, ये त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से, तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया, तो ये 3 ग्रीक वर्ड मिलके बना हुआ है। एक तो ग्रीक वर्ड है ट्राई, और दूसरा है गॉन, और तीसरा है मेट्रॉन या मेट्री जिसको बोला जाता है। ट्राई को ये तीनों जो वर्ड है वो कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये वाले जो तीनों वर्ड है वो कैसे है, ग्रीक वर्ड है। कहने का मतलब ग्रीक से इसकी शुरुआत हुई है, ग्रीक शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। शुरुआत नहीं बोल सकते हम। ट्राई का मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए, अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 3, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। और हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3, और साइड्स मतलब भुजा, साइड्स का मतलब भुजा, और मेजर का मतलब होता है माप। देखिए कितनी बढ़िया कहानी हो गई यहाँ पर। जहां पर 3 भुजाओं के माप की बात की जाती है उसको बोला जाता है 3 साइड्स मेजर, और 3 साइड्स मेजर को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है ट्रिगोनमेट्री, और इससे मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। बात क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में भी हम डिस्कशन करते कि भाई हिंदी में कैसा क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। जहां पर 3 कोणों के माप की बात की जाती है उसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। अरे बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, जहां पर 3 भुजाओं के माप की बात की जाती है उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को ही हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। उल्टा काम नहीं हो गया, कैसे उल्टा काम हो गया, यहां पर बोल रहे 3 भुजाओं की माप, और यहां पर क्या बोल रहे 3 कोणों की माप। अरे 3 भुजाओं की माप और 3 कोणों की माप, कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि भाई हमारे पास में अगर कोई त्रिभुज है, मुझे एक बात बताइए कि 3 कोण या 3 भुजा कहां पर होती है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज में होती है, जिसमें क्या होते हैं 3 कोण और 3 भुजा की बात की जाती है। तो मान लिया जाए कि मेरे पास में एक त्रिभुज है ए, जिसका नाम है ए, बी और सी। एक बात बताइए कि इस त्रिभुज में, ऐसा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो दुनिया का, तो इस त्रिभुज में एक कोण तो ये हो गया 90 अंश, मैंने समकोण त्रिभुज बनाया इसलिए। एक कोण हो गया ये न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा, और ये भी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। मुझे एक बात बताइए कि कितने कोण है यहाँ पर। अगर मैंने त्रिभुज बनाया, ऐसा बनाओ चाहे कैसा भी त्रिभुज बना लो। देखिए और एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये वाला नहीं बना रहा हूँ मैं, मान लिया जाए मैंने
ये इस प्रकार का कोई त्रिभुज बना दिया। कितने कोण है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें भी तो तीन ही कोण है, यानी कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज बना लो तो उसमें तीन ही कोण बनेंगे। और जब तीन कोणों की बात की जा रही है तो त्रिभुज की बात की जा रही है, तो तीन कोणों की माप की बात की जा रही है। इसका मतलब फिर नाम तो सही है, त्रिकोणमिति। क्या तीन भुजा की माप हो रही क्या? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये भी तो सही बात है ना, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई, और इसमें भी एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। आप नाम में तीन कोण की माप बोलिए चाहे तीन भुजा की माप की बात की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में क्या हो रहा है, त्रिभुज बनते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ, त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि आपको दिया जाएगा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बस अब ये बात याद रख लो, समकोण त्रिभुज। अब ये बात याद रख लो कि त्रिकोणमिति का मतलब समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी। इस चैप्टर में जहां पर भी बात की जाएगी समकोण त्रिभुज ही रहेगा, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, समकोण त्रिभुज के अलावा और कोई त्रिभुज अगर रहे तो देखिए ये क्या है, मेरे पास में समकोण त्रिभुज है। अब आप बोलेंगे कि क्या समकोण त्रिभुज के अलावा दूसरा त्रिभुज अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई? देखिए ध्यान देना, इधर दुनिया में चाहे ये ऐसा भी त्रिभुज हो, उसको समकोण त्रिभुज में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर से और एक बार बात को समझना, त्रिकोणमिति जहां पर भी शब्द आया तो इसका मतलब त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात की जाती है, उसके माप की बात की जाती है, उसके भुजाओं और कोणों के माप की बात की जाती है। लेकिन त्रिकोणमिति जहां पर भी शब्द आएगा तो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होगा ये, ठीक है ना। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, यहां हमारे पास में एक कोण ये हो गया 90 अंश का। समकोण किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। बाकी के दो कोण जो होते हैं 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे, यानी कि ये वाला भी कोण कैसा रहेगा, न्यून कोण रहेगा। न्यून कोण, न्यून यानी छोटा, कोण का मतलब कोण, 90 अंश से छोटा लेकिन 0 अंश से बड़ा। ये वाला भी जो कोण रहेगा वो न्यून कोण होगा, न्यून कोण। ये इसकी समकोण त्रिभुज की खासियत होती है, गारंटेड है कि एक कोण समकोण रहेगा। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। मतलब यदि मैं इसका नाम दे दूं ए, बी और सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है बताइए जरा, 180 अंश होता है। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो चाहे कैसा भी हो, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। मुझे एक बात बताइए कि एक कोण क्या हो गया, 90 अंश का हो गया, कौन सा, बी कोण। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए ना मैंने बी की जगह 90 अंश लिख दिया, बराबर से 180 अंश। अब मुझे एक बात बताइए कि 90 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर से 180 ऋण 90, और कोण ए प्लस कोण सी बराबर से क्या हो गया, 90 अंश। तो मुझे एक बात बताइए कि जब दोनों कोण का योगफल 90 अंश है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला भी कोण 90 अंश से छोटा होगा और ये भी कोण 90 अंश से छोटा होगा ना। तो इस चैप्टर में जो भी बातें की जाएगी समकोण त्रिभुज की ही बातें की जाएगी, क्लियर। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई त्रिभुज आ गया तो फिर क्या करें हम, क्या छोड़ देंगे क्या इसको, क्या इसकी गणना नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते, इसकी भी गणना। कैसे कर सकते भाई? देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक शीर्ष है, ये वाला कोई भी एक शीर्ष, ये वाला शीर्ष है, मैं अगर इस शीर्ष से क्या करता हूँ, यहाँ पर लंब डाल देता हूँ। कहाँ पर? इसकी सम्मुख भुजा पर। लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब क्या होता है कि ये इस भुजा पर लंब डाल रहा है, इसका मतलब ये 90 अंश का कोण हो गया। इधर भी 90 अंश का कोण हो गया, ये भी क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में दो त्रिभुज बने कि नहीं बने? एक त्रिभुज तो इधर बन गया, समकोण त्रिभुज बना, और दूसरा समकोण त्रिभुज इधर बन गया, दूसरा समकोण त्रिभुज इधर की ओर बन गया।
तो भाई दो दो समकोण त्रिभुज बने ना, और त्रिकोणमिति से आप इसकी गणना अलग कर लो, इनके मापों की बात अलग कर लो, इसकी अलग कर लो, तो ऐसा भी त्रिभुज रहेगा तो काम चलेगा अपना। अच्छा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन मिलेंगे। मान लिया जाए कि आपके पास में ऐसी स्थिति बन गई कि एक त्रिभुज इस प्रकार का है, इस प्रकार का है कि एक भुजा बना दी मैंने और दूसरी भुजा इसी प्रकार से दूसरी भुजा बना दी मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ऐसा, और तीसरी भुजा भी इसी प्रकार से मैं तीसरी भुजा यहाँ पर बना देता हूँ, तो तीसरी भी भुजा बना देता हूँ, और ये भुजा तीसरी भुजा ये है, ये भी तो त्रिभुज है ना। अगर मान लिया जाए कि इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ऐसी कहीं अगर स्थिति बनेगी तो समकोण त्रिभुज बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है, इसमें भी समकोण त्रिभुज। कैसे बन सकता भाई? अगर मान लिया जाए मेरे पास में ये वाला शीर्ष है और इस शीर्ष से मैं क्या करता हूं, यहां पर लंब डाल देता हूं और इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूं, इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूं। देखिए मैंने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, आगे बढ़ाने के बाद में हुआ क्या? आगे बढ़ाने के बाद में हुआ क्या? तो हमारे पास में पुनः दो समकोण त्रिभुज बन गए। कैसे दो समकोण त्रिभुज बन गए? देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया, बना कि नहीं? क्योंकि ये कोण 90 अंश का है। और दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास में ये वाला, ये बड़ा वाला। देखिए ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन गया। तो मतलब कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, आप उसको समकोण त्रिभुज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति, अभी तक क्या बातें समझी हमने? त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना, एक त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप होता है। सेम इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री किसको बोला जाता है? ये भी तीन वर्ड से मिलकर बना, ट्राइगोन और मेट्री, ट्राइगोन और मेट्री। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बना है। ग्रीक में थ्री को ट्राई बोला, ग्रीक में साइड से यानी कि भुजा को गॉन बोला जाता है, और मेजर यानी कि माप करना उसको मेट्री बोला जाता है, मेट्रॉन बोला जाता है। इसका पूरा जो नाम है, ओरिजिनल जो ग्रीक वर्ड है उसको क्या बोला जाता है? मेट्रॉन। मेट्रॉन। मेजर का मतलब क्या होता है? मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन। ये ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है ये। और मेट्रॉन की मीनिंग होती है, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो मेजर। थ्री साइड्स मेजर यानी कि तीन भुजाओं की माप, और हिंदी में देखेंगे तो तीन कोनों की माप। आप हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, तीन कोनों की माप या तीन भुजाओं की माप कहाँ पर होती है? त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज जो होते हैं दुनिया में कई प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। अधिक कोण वाला त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण वाला हो सकता है, समकोण हो सकता है। भुजाओं में भी अगर देखा जाए तो समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है ना, और विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। कई अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, ये अधिक कोण वाला त्रिभुज दिया था या न्यून कोण वाला त्रिभुज दिया था, किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया है उसको समकोण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और भी कैसे परिवर्तित किया जाता हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। तो इतनी बातें आप पहले तो नोट कर लो। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, तो दोनों क्या हो गए? 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक हो गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी? त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसकी बात करें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि भैया जो त्रिकोणमिति है उसका जो उपयोग है बहुत अल्टीमेट उपयोग है। दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। हम मैथ्स की तो बातें नहीं कर रहे, गणित की बातें नहीं कर रहे हम, हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है इसका। कैसे उपयोग है? देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मान लिया जाए कि आप क्या किए, अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं घूमने गए। कहाँ घूमने गए? मान लिया जाए कि कुतुब मीनार के पास में गए, कुतुब मीनार देखने गए। कुतुब मीनार का आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ऊंचाई है। आप और आपके पेरेंट्स, कितनी ऊंचाई है कुतुब मीनार की? इतनी ऊंचाई है। मान लिया जाए मैंने कुतुब मीनार बनाया और इसकी ये क्या है? ऊंचाई है।
अरे कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये ऊंचाई है। हम ये मान सकते हैं, हालांकि कुतुब मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, हल्की सी झुकी हुई है, ये मान सकते हैं कि ये जो कुतुब मीनार है ये ज़मीन है, ये धरातल है, और इस धरातल के ऊपर क्या है, खड़ी है। और कैसी खड़ी है? दुनिया में मैं आपको बताऊं कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों ज़्यादा है। दुनिया में अधिक से अधिक ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए ही होती है। सही बोल रहा हूँ मैं? देखिए, अगर ये ज़मीन है तो ये टावर जो है ना, ये टावर ये ज़मीन के साथ 90 अंश का कोण, यानी कि पूरा लंबवत। लंबवत किसको बोला जाता है? मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, लंबवत खड़ा हूँ। मैं ऐसा तिरछा होगा तो फिर लंबवत नहीं है, ये सीधा खड़ा रहूँगा ना तो लंबवत है। यानी कि ज़मीन के साथ में अगर मेरे को मेरी बॉडी का अगर एंगल नापेंगे, कोण नापेंगे, तो 90 अंश का ही कोण मिलेगा। यदि आप ये इतनी ऊंची इमारत देख रहे हैं, ये इमारत जो है ना 90 ज़मीन के साथ में 90 अंश का ही कोण बना के, 90 अंश का नहीं रहेगा तो तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हमारे घर की जो दीवार है ये ज़मीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए खड़ी है। तो ये वाला पेड़ है, ये 90 अंश का कोण, तब तो अगर झुका रहता तो इतना बड़ा पेड़ नहीं होता, तो गिर जाता वो पेड़। समझ में आई ना बात? तो बैलेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा बैलेंस जो होता है वो 90 अंश का कोण वाला ही होता है। आप सीधे खड़े रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, और थोड़ा सा तिरछा ऐसा खड़ा रह के देखिए आप, तो गिरने की संभावना, बैलेंस उतना अच्छा नहीं बनेगा। हम इसकी बात कर रहे थे कि मान लिया जाए कि ये कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार है। इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है या कोई बिल्डिंग है। आप और आपके पेरेंट्स गए और इस बिंदु पर, जमीन पर आप खड़े हैं, यहां पर कुतुब मीनार देख रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी कुतुब मीनार है, इतनी ऊंची कुतुब मीनार है। मान लिया जाए कि आपने आपके पेरेंट्स से बोला, आपके मम्मी पापा से बोला कि पापा मैं इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकता हूँ यहाँ से बैठे बैठे। आपके पिताजी क्या बोलेंगे? मम्मी क्या बोलेगी? वो बोलेंगे कि नहीं बेटा, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से टेप लटकाना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा। या तो फिर आप इंटरनेट पर देख लो। बच्चा बोलता है कि नहीं, वो तो 10th पास हो गया, उसने 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी है, वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं इसकी ऊंचाई बता सकता हूँ अभी, यहाँ से, अभी, तुरंत। ठीक है, तो पेरेंट्स आश्चर्यचकित हो गए, मैं ऊपर चढ़ूंगा भी नहीं। बच्चा कैसे, क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा कि वो इसकी ऊंचाई बता सकता है? आप भी बता सकते हैं, चाहे ये कुतुब मीनार हो, चाहे ये टावर हो, चाहे ये बिना टेप पकड़े आप इसकी ऊंचाई बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? तो वो त्रिकोणमिति की मदद से बता सकते हैं। तो हुई कि नहीं एप्लीकेशन? कोई खंबा खड़ा है तो आप बता सकते हैं कि खंबा कितना ऊंचा है, कोई बिल्डिंग खड़ी है तो आप बता सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, बिल्कुल आसानी से। और आप भी बता पाएंगे इस त्रिकोणमिति की मदद से। देखना, वो बच्चे ने जो काम किया था, वो काम क्या, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था? वो बच्चे को मालूम था कि यहां से तो ये जमीन है, इसको मापना बड़ा आसान है। अगर मैं इसको मिला दूं, मिलाना नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं मिलाना है, एक कल्पना करते कि ये क्या है, एक रेखा है ये, तो यहां पर क्या समकोण त्रिभुज बन रहा? बिल्कुल बन रहा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो वस्तु खड़ी है या पेड़ खड़ा है या कुतुब मीनार है, ये क्या जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बना है। वास्तव में कुतुब मीनार नहीं है 90 अंश के कोण पर, इसीलिए उसकी कुछ विशेषता है, इसीलिए लोग उसको देखने भी जाते हैं। ठीक है ना? तो हम मान लेते कि भैया ये 90 अंश का कोण पर बनी है। मुझे एक बात बताइए कि अगर इस बिंदु को, जहां पर वो खड़े हैं, इसके टॉप को देखने के बाद एक काल्पनिक रेखा की हम कल्पना कर सकते हैं तो समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज जब बना तो कितनी भुजाएं हो गई यहां पर? एक तो भुजा ये हो गई, कितनी भुजाएं हो गई यहां पर? भुजाओं की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में कितनी भुजा है? एक, ये दो, और ये क्या है? 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। और कोण की अगर बात करेंगे तो कोण कितने हैं ये बताइए मुझे? 3 कोण है समकोण त्रिभुज में, ये तो हो गई। अच्छा, अब यदि सपोज करें, मान लिया जाए कि बच्चा क्या, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा कि इस भुजा का मान तो ज्ञात कर सकता क्योंकि ये जमीन पर है, और जमीन पर तो टेप बिछा सकता, कुतुब मीनार पर चढ़ने की जरूरत नहीं है यहां से लेके यहां तक की। और कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? ये भी है, और ये सी बिंदु पर खड़े हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक भुजा ज्ञात हो गई,
और एक भुजा ज्ञात हो गई तो कितनी भुजा है उसको नहीं मालूम, तो दो भुजाओं के मान अब उसको नहीं मालूम। अब ध्यान देना इधर, ये वाला कोण तो 90 अंश का कोण है ना, है कि नहीं है। यदि मान लिया जाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का योगफल कितना होगा, 90 अंश होगा। यदि उसको ये वाला कोण पता चल जाता है 30 अंश का कोण है, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। तो देखिए ना, 30 और 60 90। यदि मान लिया जाए कि ये वाला कोण 45 अंश का है, तो ये वाला भी कोण 45 अंश का होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 हो रहा। अगर मान लिया जाए कि ये वाला कोण 60 अंश का है, 60 अंश का है, तो ये वाला कोण 30 अंश का होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का योगफल 90, ये 90 और 90 180। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखना, उसको सपोज करें उसको मालूम नहीं है कि ये वाला कोण कितने अंश का है, उसको ये वाला कोण नहीं मालूम कितने अंश का है, यानी कि ये समस्या है उसके पास। ये वाला कोण ऑटोमेटिक 90 ऋण थीटा हो जाएगा, है ना। या तो ऐसा ही मान सकते हैं हम कि मान लिया जाए कि उसने मापा और मापने के बाद उसको पता चला कि भैया ये कोण 30 अंश का है, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। फिर से और एक बार, इस कोण की टेंशन नहीं है हमें, इस कोण की टेंशन नहीं है, तो उसके पास में कितने कोण बचे जो नहीं मालूम उसको, तो केवल एक कोण। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि केवल ऐसी 3 चीजें हैं जो ज्ञात करना उसके लिए मुश्किल है, जो कुतुब मीनार की हाइट बताना चाह रहा है, जो इसकी ऊंचाई बताना चाह रहा है। यदि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बच्चा ज्ञात कर सकता है। अब आप बोलेंगे कैसे ज्ञात कर सकता है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि इस कोण की माप बिना चांदे की सहायता से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अरे वैसे भी आप यहां से कुतुब मीनार को देख रहे हैं तो चांदे की सहायता से ये वाला कोण तो पता कर ही नहीं सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो जो कोण है ना, ये वाली भी समस्या खत्म हो गई, ये भी समस्या खत्म हो गई। मतलब जो दो कोण मालूम थे और एक ही कोण पता चल गया, मतलब ज्ञात करना है उसको, तो ये वाला भी कोण पता कर सकता है। अब केवल कितनी बातें हो गई, केवल 2 बातें हो गई। एक तो उसको ये वाली ऊंचाई नहीं मालूम और ये वाली लंबाई नहीं मालूम कि यहाँ से लेके ये कितना दूर है, यहाँ से ये कितना दूर है, बाकी सारा वो पता कर सकता है। त्रिकोणमिति की सहायता से उसको इस पास में समस्या क्या थी, एक कोण, देखिए ध्यान देना इधर, एक कोण और 2 भुजा, बस एक कोण और 2 भुजा, 3 चीजें उसको नहीं मालूम। यदि ये तीनों में से अगर कोई भी एक मान अगर उसको मालूम है, कोई भी एक मान अगर मालूम है, तो बाकी के 2 मान निकाल सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये कोण कैसे ज्ञात करना है, ये वाला वो बच्चा जानता था, इसीलिए उसने बोला कि पेरेंट्स से कि मैं इसकी ऊंचाई बता सकता हूं, और आप भी बताएंगे। वो कैसे बताएंगे उस पर हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। देखना, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझने के बाद में आपको आभास हो गया होगा कि भैया त्रिकोणमिति के बिना हमारा जीवन में भी काम नहीं चलने वाला है। आपको अगर कोई खंभा गाड़ना है और आपके पास में मान लिया जाए कि खंभे को बांधने के लिए इतना 10 मीटर का रास्ता है, तो खंभे को यहाँ पर गाड़े कि यहाँ गाड़े कि यहाँ गाड़े कि यहाँ गाड़े, उसका खूंटा यहाँ पर लगाए कि यहाँ पर जो रस्से को बांधने वाला कि यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए, ये सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं अगर आपको त्रिकोणमिति आता है तो। ठीक है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आज हम जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इतने बड़े इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले विचार किसके मन में आया? किसने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? किसने सोचा होगा? देखिए, भारतीय गणितज्ञ, और आपने नाम भी सुना होगा, आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट 476 से 550 के बीच में रहे। कहने का मतलब ये है कि ये 5वीं सदी के महान गणितज्ञ थे और भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कमाल किया त्रिकोणमिति में, इस बारे में आप समझिए। और फिर उसके बाद में एडमंड गुंटर
और जोनस मुरे, जोनस मुरे, इनका त्रिकोणमिति में योगदान है और वो किस प्रकार से योगदान है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, एक स्टोरी के रूप में हम समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि भाई जो हमने समकोण त्रिभुज की बात की है ना, समकोण त्रिभुज की बात की है, और जो आज बात कर रहे हैं हम, ये समस्या को आर्यभट्ट ने 6वीं सदी में सुलझा लिया था। कैसे सुलझाया था? उन्होंने ये बोला कि भाई समकोण त्रिभुज अगर है तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। एक कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक कोण 90 अंश का एक पता चाहिए हमें, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कहने का मतलब एक कोण की माप का मालूम होना आवश्यक है। और हमें तो हम इन भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, इन भुजाओं की माप को ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आविष्कार था उनका, ठीक है ना। इसके माप को ज्ञात करने के लिए हमें इनका अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, भुजाओं का अनुपात। क्या करना पड़ेगा? भुजाओं का अनुपात। अनुपात किसको बोलते मालूम है? अनुपात किसको बोलते हैं? अगर मान लिया जाए कि दो दोस्त है, एक तो राम है और एक मोहन है, अगर मान लिया जाए कि राम को 2 नंबर मिलते हैं, मोहन को 5 नंबर मिलते हैं, तो इनका अनुपात इतना हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि मोहन को 4 नंबर मिलते हैं, इसको 10 नंबर मिलते हैं, तो ये अनुपात नहीं होगा। क्यों? इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इनका अनुपात जो होगा 2:5 होगा। राम और मोहन का जो अनुपात है वो कितना है? 2:5। इसको कैंसिल करने के बाद में जितना मिलता है, मतलब राम को अगर 2 नंबर मिलते हैं तो मोहन को कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। तो राम को 4 नंबर मिलेंगे तो इसको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें अगर 3 का गुणा कर दिया है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। समान संख्या का गुणा करेंगे तो कहने का मतलब इसको 6 नंबर मिलेंगे राम को, तो मोहन को 15 नंबर मिलेंगे। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक भुजा की माप का दूसरी भुजा में भाग देना, ठीक है ना। और कैंसिल करने के बाद में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भुजाओं का अनुपात के द्वारा हम इस समस्या को हल कर सकते हैं कि भैया ये भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा मैंने यहां पर लिखा राम और मोहन लिखा, इनका कुछ ना कुछ अनुपात है, इनका कुछ ना कुछ संबंध है। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज का अगर मान लिया जाए कि नाम क्या है? ABC है, तो इनकी जो भुजाएं है, भुजाओं के बीच में भी तो कुछ ना कुछ अनुपात होगा कि नहीं होगा? संबंध होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि राम का और मोहन का संबंध कैसा है? 2/5 का संबंध है भैया। राम को अगर 2 नंबर मिलते हैं तो मोहन को 5, इस प्रकार से संबंध है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में यहां पर 3 भुजा है, तो 3 भुजाओं के बीच में संबंध कैसे होगा? कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं? तो इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आर्यभट्ट जी ने उस समय में जो संबंध निकाले थे वो किस प्रकार से निकाले थे। कि मान लिया जाए कि एक परिवार में माताजी रहती है, पिताजी रहते हैं और पुत्र रहते हैं। आई बात समझ में? 3 सदस्य अगर रहते हैं तो इनके बीच में संबंध कैसे होगा? तो देखिए, ये माताजी के पिताजी कौन हो गए? पति हो गए। और पिताजी के माताजी कौन हो गए? पत्नी हो गई। तो कितने संबंध हुए? 2 संबंध हुए कि नहीं हुए? इनके ये पिताजी और इनके ये पति, और इनकी ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो पति और पत्नी 2 संबंध हो गए। सेम इसी प्रकार से इसका ये कौन हो गया? पुत्र हो गया। और पुत्र के पिताजी कौन हो गए? पिताजी हो गए। तो 2 संबंध यहां पर भी स्थापित हुए। कहने का मतलब पुत्र की ये कौन है? माता है, और माता का ये कौन है? पुत्र है। तो अगर 3 सदस्य है तो कितने संबंध हो गए? तो आप बोलेंगे 6 संबंध हो गए। एग्जैक्ट सेम इसी प्रकार से आर्यभट्ट जी ने भी उस समय में ऐसे संबंध की कल्पना की थी कि भैया हमारे पास में 3 भुजा है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। इन भुजाओं के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। तो इसका इससे कोई संबंध होगा एक, और दूसरा संबंध इससे होगा। बात क्लियर है?
एक संबंध इस भुजा का इस भुजा से होगा और दूसरा संबंध इस भुजा का भी इस भुजा से होगा। चौथा संबंध, अगला संबंध इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। तो कितने संबंध हो गए? तो हमारे पास में 6 संबंध हो गए और इन 6 संबंधों को इन्होंने बोला त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, इन संबंधों को क्या बोला? त्रिकोणमिति अनुपात बोला गया और यही से फिर त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई। बात क्लियर है? अब आर्यभट्ट जी ने क्या काम किया, पहले तो इस बात को समझिए आप। इन्होंने क्या बोला आर्यभट्ट जी ने? आर्यभट्ट जी ने बोला कि भैया अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। उनको मालूम था कि एक कोण समकोण में तो ये 90 अंश का कोण होता है। ये क्या होता है? 90 अंश का कोण होता है। अगर मुझे इस कोण की माप पता चल जाएगी तो इसका और इसका योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। अगर मुझे इस कोण की अगर माप पता चल जाएगी तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और यदि मान लिया जाए इस कोण की माप कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ माप होगी और कोण को मापा जाता है तो उसको थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। थीटा अंश, किससे? थीटा, थीटा, इसको थीटा बोला जाता है। तो थीटा का चिन्ह है, ठीक है ना? थीटा इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि मान लिया जाए ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि हमारी अब कोणों की समस्या खत्म। उनका ये मानना था कि हमारे पास में अब 3 भुजाएं, और 3 भुजाएं कौन सी है? तो उनके पास में सबसे पहले जब समकोण त्रिभुज है तो जो एक कोण को, इसको कोण को न्यून कोण माने कि इसको न्यून कोण माने, तो उन्होंने बोला कि एक को निश्चित करना पड़ेगा हमें, या इसके लिए हल करो या तो फिर इसके लिए हल करो। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं अभी टेम्पररी इसको थीटा मान लेते। अब भुजाओं के भी कुछ न कुछ नाम होना चाहिए, जैसा कि हमारा अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जो परिवार है, परिवार में माताजी रहते, पिताजी रहते और पुत्र रहता है। तो ये क्या पति पत्नी और पुत्र ऐसे नाम हैं क्या? इनके नाम और कुछ है, राजू, मोहन, सोहन, इस प्रकार से कुछ न कुछ नाम है। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इनकी भुजाओं के भी कुछ न कुछ नाम होना चाहिए। तो नाम क्या देना चाहिए? तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बोला कि भैया इसका जो नाम है, इस भुजा का नाम, BC का नाम, जो 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा है जिसके लिए हम हल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, बड़े सोच समझ के नाम रखे होंगे उन्होंने। ये त्रिभुज ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये आसन है और इस आसन के ऊपर ये बैठा हुआ है त्रिभुज, ऐसा लग रहा है ना? तो सेम इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि भैया इस भुजा का नाम क्या रखा जाए? आसन्न भुजा रखा जाए। क्या रखा जाए? आसन्न भुजा रखा जाए। आसन है ना त्रिभुज का, थीटा जिस कोण के लिए हल कर रहा है वो, और 90 अंश, दोनों पर ये त्रिभुज क्या है? बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया? आसन्न भुजा हो गई। उन्होंने बोला कि भैया ये जो थीटा है जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इस त्रिभुज की भुजाओं के माप ज्ञात कर रहे हैं। तो इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है? सम्मुख कौन है? तो ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, सम्मुख। तो इन्होंने इसका नाम सम्मुख भुजा रखा। क्या नाम रखा? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। अरे भाई हमारे सामने कोई रहता है, ये मुखिया है इसका, ऐसा बोल दीजिए आप। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए हल नहीं कर रहे। किसके लिए हल कर रहे हैं? इसके लिए हल कर रहे हैं। तो भुजाओं के नाम इसी के आधार पर हो गए। थीटा के सामने जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगी? सम्मुख भुजा रहेगी, क्योंकि इसके सामने है। और ये रहेगा कर्ण। कर्ण इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है, चलिए इंग्लिश वाले नाम अभी बाद में हम समझेंगे। अच्छा, आर्यभट्ट जी ने बोला कि इसके और भी नाम सोचे जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ये वाला जो त्रिभुज का जो है ना, ये क्या है? त्रिभुज का क्या है? आधार है। आधार है कि नहीं? जिसके ऊपर अगर मैंने मान लिया जाए इसके ऊपर पेन खड़ा कर दिया तो पेन का आधार कौन हुआ? ये हुआ कि नहीं?
तो ये वाली भुजा क्या है, नीचे की ओर है, तो इसको आधार भी बोला जा सकता है। आधार, क्योंकि त्रिभुज का ये क्या है, आधार है। त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है वो सॉरी थीटा के जो सामने की भुजा है वो कैसी है, लंबवत है। कैसी है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है कि 90 अंश का कोण, ये जमीन है तो जमीन पर ये वाला जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, लंबवत, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। तो इन्होंने इसको नाम, दूसरा नाम दिया लंब। क्या नाम दिया, लंब नाम दिया। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम कर्ण, तो कर्ण कर्ण ही रहेगा। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि महाभारत में पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था, तो आप बोलेंगे कौन था भाई, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से भी एक बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था, कर्ण। तो हम से समझ सकते हैं कि भाई 550 ईस्वी की बात है, महाभारत आज से 3700 वर्ष पहले लगभग हम बोल सकते हैं ऐसा। तो इतनी पुरानी बातें हैं, तो उस समय में भी तो कर्ण वगैरह तो जानते ही थे ना। तो कर्ण इसका नाम दिया भैया, सबसे बड़ी भुजा क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब यहां पर तीनों भुजाओं के भी नाम मालूम हो गए। एक तो लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, एक आधार हो गया। जिस प्रकार से हमने यहां पर बताया था कि भैया ये पिता है, ये माता है, माता है, ये पुत्र है, तो इनके बीच में कोई संबंध है कि नहीं, पिता का पुत्र कोई ना कोई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पिता का पुत्र से क्या संबंध है, पिता का पुत्र से क्या संबंध है, पिता का इससे क्या संबंध है, या यहां पर अगर मान लीजिए पुत्र है तो इसका एक कौन होगा, ये पुत्र होगा, ये कौन होगा, पुत्र होगा। तो पुत्र मान लिया जाए कि ये है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ऐसा समझिए, आप अब गणित पढ़ रहे हैं ना, तो गणित के तरीके से समझते हैं। ए का बी से क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, पुत्र है कि नहीं, पुत्र। और बी का ए से क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे कि बी का ए से संबंध जो है वो कौन है, पिता है। ए का सी से क्या संबंध है, तो पत्नी है। इसका इससे क्या संबंध है, तो पति है। तो इस प्रकार के हमारे पास में कितने संबंध बनते हैं, 6 संबंध बनते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने इन संबंधों के नाम दिए। सबसे पहले तो आर्यभट्ट जी ने इन संबंधों के अलग अलग नाम दिए। नाम कैसे दिए, देखिए। सबसे पहले संबंध का नाम दिया ज्या। ध्यान देना, इधर सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्या के भी पहले और कुछ नाम दिया था उसका, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये फिल्टर है, ज्या मतलब पहले जो नाम दिया उसका प्रचलित रूप है ज्या, ठीक है ना। दूसरे संबंध का नाम दिया भैया कोज्या, कोज्या। तीसरे संबंध का नाम दिया स्पर्शजा। क्या नाम दिया, स्पर्शजा। फिर उसके बाद के संबंध का नाम दिया कोटि स्पर्शजा, कोटि स्पर्शजा। अगले संबंध का नाम दिया उन्होंने व्यू कोज्या, और लास्ट संबंध का नाम दिया व्यू जा। थोड़ा सा जो संबंध के नाम दिए उस संबंध को ऊपर गौर करना। ये वाला नाम और ये वाला नाम कुछ एक जैसा लग रहा, ये जा है तो ये क्या है, व्यू जा है। कहने का मतलब ये वाला जो संबंध होता है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे देखना, पिता का पुत्र तो पुत्रा का पिता, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं ना। पिता का माता, माता का पिता, मतलब ये पत्नी है तो ये पति है, तो ये क्या हो गए, ऐसे उल्टे संबंध हो गए। ये वाले ऐसे उल्टे संबंध हो गए। तो ये जो ऐसे उल्टे संबंध दिए उन्होंने, ये और ये दिया। कोज्जा को ही व्यू कोज्जा बोला, देखिए ना, कोज्जा, और उसी संबंध को उल्टा कर दिया तो व्यू कोज्जा हो गया। स्पर्श जा और कोटि स्पर्श जा, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना। स्पर्श जा तो उसके सामने कोटि लगा दिया तो कोटि स्पर्श जा हो गया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कैसे भी विकास हुआ उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। धीरे 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 आगे चलते हुए क्या हुआ कि भैया जा जो है वो नाम ठीक नहीं है, इसको इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो फिर उसके बाद में साइन नाम रखा गया इसका, और साइन के भी पहले साइनस रखा गया, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। इसका नाम रखा गया कोसाइन, इसका नाम कोसाइन रखा गया। इसका नाम रखा टेंजेंट, टेंजेंट। इसका नाम कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसका नाम रखा सेकेंड, सेकेंड। और इसका नाम रखा कोसेकेंड, कोसेकेंड। ठीक, देखिए अब ये हिंदी में नाम थे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो नाम है कहीं ना कहीं अटपटे नाम है, तो इसका ये वाले ज़्यादा इजी लग रहे हैं हमें, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। बाद में धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके भी 60 फॉर्म रखे गए। कहने का मतलब इतने बड़े नाम कौन लिखेगा। अगर मान लिया जाए कि कभी अगर हम एक क्वेश्चन हल करते हैं तो ये सारे के सारे नाम का यूज़ होता है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे ये कई बार लिखना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन में। तो इसके क्या है, फिर 60 फॉर्म रखे गए। 60 फॉर्म कैसे रखे भाई, साइन को का ये ई हटा दिया गया इसमें से। कोसाइन है तो इसका केवल कास लिखा गया, 3 कैरेक्टर लिखे गए, इतना बड़ा नाम ने लिख के कास लिखा गया। टेंजेंट है तो इसको केवल टेन बोला गया, और कोट टेंजेंट है तो इसको काट बोला गया। सेकेंड है तो इसको सेक बोला गया, और कोसेकेंड है तो इसको कोसेक बोला गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सारे के सारे 3-3 कैरेक्टर के, देखिए ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 5 कैरेक्टर है अभी भी नाम। तो इसको 60 में कोसेकेंड ऐसा भी बोला जाता है, कोसेक को CSC भी कहा जाता है। तो आप कोसेक को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है इतनी। अभी जितनी भी बातें हुई है और इनके नाम रखे गए, मुझे एक बात बताइए कि किसके आधार पर रखे गए। ये थीटा के आधार पर रखे गए कि नहीं रखे गए भाई। 90 और थीटा के बीच की भुजा को क्या बोला गया, आधार बोला गया, आसन्न भुजा बोला गया। थीटा के सामने की भुजा थीटा के सामने है इसलिए सम्मुख भुजा बोला गया। सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो गई, कर्ण हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि इस थीटा के लिए हम हल कर रहे हैं कि इसके लिए हल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो न्यून कोण है। तो इस थीटा के लिए इसको अगर हम मान रहे हैं तो आपको साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक के साथ में थीटा भी लिखना पड़ेगा। इस कोण की माप भी लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में, कोण की माप भी ऐसी लिखनी पड़ेगी। किस कोण की बात कर रहे हैं, ये बहुत बेहद जरूरी है। जब तक आप यहां पर थीटा नहीं लिखेंगे तब तक संबंध नहीं बन पाएगा। भाई किसके लिए बात कर रहे हैं हम, इसके लिए बात कर रहे हैं कि इसके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो है इस कोण का नाम क्या है, सी है। आप थीटा के जगह सी भी लिख सकते हैं, ये यहां पर सी भी लिख सकते हैं, सी लिख दो, सी लिख दो या थीटा लिख दो, उसकी माप लिख दो, तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना भाई। आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने बोला कि साइन सी कोण, और सी कोण का मान अगर 30 अंश है तो आप साइन 30 अंश भी तो लिख सकते हैं। बस दोनों की मीनिंग तो एक ही होगी, सी वाला 30 अंश का कोण है ना, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते, इससे कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब आर्यभट्ट जी ने जो कमाल किया था वो बात देखिए आप। आर्यभट्ट जी ने बोला था कि जो सबसे पहला संबंध रहेगा वो रहेगा इसका इससे, इसका इससे। इसका इससे का मतलब लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले संबंध का नाम दिया इन्होंने लंब बटे कर्ण। बस इसके बाद देखिए ज्या का उल्टा क्या है, व्युजा है। हिंदी में बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। देखिए ना, ज्या का उल्टा व्युजा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसी संबंध को उन्होंने क्या किया, पलटा दिया। मतलब कर्ण का लंब से, कर्ण का लंब से, और इसका नाम दिया कर्ण बटे लंब। समझ में आई बात। इसी को क्या कर दिया, ऐसा पलटा दिया। अब देखिए दूसरा जो संबंध दिया उस संबंध का नाम क्या दिया, आधार बटे कर्ण, इसका इससे, और अगले शब्द का नाम कर्ण बटे आधार। तो अगले संबंध का नाम क्या दिया, कास थीटा का आधार बटे कर्ण।
और अगले का नाम क्या दिया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्या किया मैंने, क्या किया, इसी को पलटा दिया तो ये हो गया। देखिए ना, कोज्जा का उल्टा क्या होता है, व्यू कोज्जा होता है, तो सेम कास का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टेन का संबंध कैसे दिया उन्होंने, इसका इससे, कहने का मतलब लंब बटे आधार, और फिर अगला क्या दिया, आधार बटे लंब। बस बच्चे ये बोलते हैं कि सर इतनी बड़ी कहानी कहाँ से आ गई। भाई पहले जा कोज्जा, स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, व्यू जा कोज्जा, व्यू जा, इतना बड़ा नाम कहाँ से रखे, फिर इसका फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि स्पर्श जा का शॉर्ट फॉर्म क्या है या टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आपको इसके फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। भैया टेन को ही टेंजेंट बोला जाता है और टेंजेंट को ही स्पर्श जा बोला जाता है। हिंदी मीडियम में कई बार इसको टेन को स्पर्श जा बोला जाता है, कॉट को कोटि स्पर्श जा बोला जाता है। बच्चा बोलता हमने कोटि स्पर्श जा तो पढ़ा ही नहीं, कोटि स्पर्श जा क्या है, सेक को व्यू कोज्जा बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया इसका क्या, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म को अगर हटा दिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया ये सारे के सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए। नाम तो ये भी मालूम होना चाहिए, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन ये उठता है कि साइन को ही लंब बटे कर्ण क्यों बोला, कास को आधार बटे ही लंब क्यों कर्ण क्यों बोला, कास को टेन बटे आधार क्यों नहीं बोला। तो भाई ये तो ये है कि आप बोलेंगे कि मेरा नाम गोपाल ही क्यों रखा, क्यों आपका नाम गोपाल ही क्यों रखा, आपका नाम आमिर रखना था, आपका नाम राजू रखना था, तो ऐसा क्यों किया। तो भाई जिसने नाम रखा तो उसने सोचा कि गोपाल ठीक है तो ठीक है, तो आज तक आपको गोपाल ही बोल रहा है। ऐसा थोड़ी कि 8 दिन के लिए आप गोपाल बन गए, फिर राजू बन गए, फिर मोहन बन गए, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम इसी प्रकार से जब आर्यभट्ट ने इनके जो संबंध दिए वो अब निश्चित हो गए। अब आप लंब बटे कर्ण को साइन ही बोलेंगे, आधार बटे कर्ण को कास ही बोलेंगे, लंब बटे आधार को टेन ही बोलेंगे। अब ये हमारे बस में नहीं है कि इसके नाम को बदल दिया जाए, ठीक है। अब ये पॉपुलर हो गए, पूरे विश्व में इसी नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो इसको बेस बोला जाता है। देखिए ध्यान देना, इधर इंग्लिश में भी मालूम रहे, ये बेस, और इसको बोला परपेंडिकुलर, किसको, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कर्ण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। या शार्ट में अगर हम बोलेंगे तो कर्ण को यच, शार्ट में आधार को बी भी बोला जाता है, और लंब को पी से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये तो बड़ा उलझन वाला है, ये सारे नाम कहाँ से याद करें। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, सिर्फ इतनी बात याद रखना है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। देखिए साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, क्रम इसका बहुत महत्वपूर्ण, टेन और इसके बाद कॉट, और थीटा, थीटा तो लगाएंगे साथ में, कॉट सेक और कोसेक। बस ऐसा याद रखना, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, बस इतनी बात याद रखना है। इतनी बात अगर आपको मालूम है तो फार्मूला बनाना बिल्कुल आसान काम है। कैसे आसान काम है, कैसे आसान काम है, देखिए लंब को मैं बोल देता हूं, लंब को बोल देता हूं यल, आधार को बोल देता हूं, आधार को बोल देता हूं ए, और कर्ण को बोल देता हूं मैं, कर्ण को बोल देता हूं के। लंब मतलब यल, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। आप केवल इतना याद रखो कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। समझ में आई बात, लाल बटे कक्का।
लाल बटे कक्का तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 6 भागों में विभाजित कर देता हूँ, 6 भागों में विभाजित कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। 6 भागों में कैसे विभाजित हुआ, आपको मालूम है कि सबसे पहले कौन आएगा, साइन, मालूम है ना, साइन थीटा, फिर कौन आता है, कास थीटा, फिर कौन आता है, टेन थीटा। लगातार चल रहा हूँ मैं, साइन कास टेन, टेन के बाद में कौन आता है, कॉट, क्या आता है, कॉट थीटा, कॉट के बाद में कौन आता है, सेक, और फिर कौन आता है, कोसेक। मुझे तो क्रम याद है ना, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, हो गए फार्मूले याद। कैसे, देखना देखना, ध्यान देना इधर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा मिलाते भी जाना इधर, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। देखिए ना, पूरे फार्मूले आपके बन चुके हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी आप इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रश्न हल करेंगे इसके, तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैंने पूछा आपसे, अच्छा टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर रुको मैं बनाता हूँ पहले फिर बताऊँगा, इतना टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन जब किया जाता है तो कई बार इस सूत्रों की जरूरत हमें पड़ती है। तो ये तो केवल एक टेक्निक है, लेकिन ऐसा याद नहीं रखना है आपको। इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा, इसको याद रखने का तरीका देखिए, मैंने जो तरीका यूज़ किया था उस तरीके को बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज बनाया था। कहाँ बनाया था, वर्चुअल। एक मैंने सोचा कि भैया मुझे ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा, कैसा दिखाई दे रहा, देखना ये लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। ऐसा समकोण त्रिभुज आप भी सोच सकते हैं कि हाँ मेरे सामने समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ऐसा समकोण त्रिभुज आपको दिखना चाहिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। देखना फार्मूला कितना आसान है। सबसे पहले साइन थीटा इसके बटे ये, देखना मैं ऐसा याद रखता हूँ, साइन थीटा इसके बटे ए, इसके बटे ये, ऐसा देखिए साइन थीटा ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है, साइन थीटा इसके बटे ये, कास थीटा इसके बटे ये, और टेन थीटा इसके बटे ये, और बाकी के इनको पलटा दो तो बाकी के। मुझे कोसेक चाहिए तो मुझे मालूम है ना साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन क्या होता है, इसके बटे ये, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। हो गया। तो ये फार्मूले इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। इसको सारी बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर भी नोट कर लेना। कई बच्चे अलग अलग तरीके से याद करते इसको, लंबू, ला, आम, लाया, कहाँ से आया है। इस प्रकार से भी कई अलग अलग प्रकार से आप भी बना सकते। कोई अगर इससे मिलता जुलता अगर कोई जोक या ऐसी कहानी अगर मिलती है आपको, तो उस आधार पर आप भी याद रख सकते हैं इसको। लेकिन ये ज़्यादा आसान है कि साइन थीटा इसके बटे ये, कास थीटा इसके बटे ये, पहले ये फिर ये, टेन थीटा इसके बटे ये, और बाकी तीनों को पलटा दो ऐसा। अब देखना मज़ेदार बात, नोट हो गया, नोट हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, सबसे महत्वपूर्ण मामला, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये समकोण त्रिभुज है। याद रहे कि समकोण त्रिभुज कोई जरूर नहीं कि ऐसा ही रहे, समझे, ऐसा रहे ये जरूरी नहीं है। समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है भैया, ऐसा भी हो सकता है। अरे इधर ही मुंह रहेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी तो हो सकता है, उससे कोई समस्या थोड़ी है। ऐसा हो सकता है, या समकोण त्रिभुज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा कर दिया मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बात के आधार पर पूरी प्रश्नावली बनने वाली है आपकी, ठीक। देखिए ये वाला मुझे बताइए कि समकोण त्रिभुज ये वाला क्या है, 90 अंश का कोण है या नहीं है, हाँ या ना है।
यहाँ पर कौन है 90 अंश का कोण? ये वाला। यहाँ पर 90 अंश का कोण है ये है। या तो और एक हाथ बना देता हूँ मैं, और एक हाथ बना देता हूँ मैं, और एक हाथ त्रिभुज बना देता हूँ मैं। ये बना दिया मैंने। यहाँ पर 90 अंश का कोण कौन है? ये तो ऐसे ही हो गया। हाँ चलिए ठीक है, ऐसा तिरछा बना देता हूँ मैं। हाँ यहाँ पर 90 अंश का कोण कौन है? ये वाला है। अरे उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए, इसके लिए हम हल कर रहे हैं, ये वाला कोण थीटा है, ये कोण न्यून कोण है, यहाँ पर ये वाला कोण न्यून कोण है, और यहाँ पर ये वाला कोण न्यून कोण है। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैसा मैंने बताया था कि ये थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा जो रहेगी, इसी को आसन्न भुजा या इसी को आधार बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग पूरे चैप्टर में जो काम आने वाला है, वो वाली बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर। आप ये याद रख लो कि जो 90 अंश और थीटा के बीच की जो भुजा रहेगी, उसी को आधार बोला जाएगा। बस, थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा रहेगी, उसी को आधार बोला जाएगा। थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा रहेगी, उसी को आधार बोला जाएगा। ये तय है। इसको आधार नहीं बोल सकते आप, इसको आधार नहीं बोल सकते, इसको आधार नहीं बोल सकते। कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इनके साथ में जो कोण लिखते हो ना आप, ये थीटा लिखा ना मैंने, तो थीटा और 90 अंश के बीच की ही भुजा को आधार बोला जाएगा। अब देखना, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। थीटा के सामने की भुजा ये है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? लंब बोला जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होगी। आ गई बात समझ में? सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी वो हमेशा कर्ण रहेगी, चाहे ऐसे में रहे चाहे ऐसे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ण निश्चित है, कर्ण निश्चित है। ये आपस में बदल सकती है। कैसे? ये कैसे आपस में बदल सकती है? मान लिया जाए कि थीटा कोण ये वाला है, थीटा कोण कौन सा ही है, तो देखना थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। इसको थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। बस इतनी बात याद रख लो। बदल गए ना, यहाँ पर लंब और आधार आपस में बदल गए। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं रहेगा। चलिए हम थोड़े से ओवरऑल अभी तक पूरे चैप्टर में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण जो एकदम याद रखना है, इसका क्रम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बस। ठीक, इसके फुल फॉर्म जो पूरा नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए। 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को ही आधार बोला जाता है, ये बात, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएगी, घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा उसमें। ठीक है ना? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्रम मालूम होना चाहिए आपको। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, और इनको पलटा दो तो ये वाले फार्मूले बन जाते हैं। ये फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका इतिहास देखिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो हुआ क्या था, क्या कहानी हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आर्यभट्ट जी 446 से 550 के बीच में रहे, तो इसके बीच में सोचा, और सोचने के बाद में कई सारी इन्होंने खोज की। आर्यभट्टियम, ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी जो भी कई सारी खोजें हुई है उसके बारे में। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भैया ये समकोण त्रिभुज रहेगा और ये कोण 90 अंश का रहेगा, ये थीटा रहेगा, तो इनका जो अनुपात रहेगा किसका, इसका इससे, तो उसको बोला जाएगा अर्धजीवा। अर्धजीवा किसको बोला? अर्धज्या को बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है अर्धज्या। बात क्लियर है? नाम थोड़ा सा बड़ा हो रहा तो धीरे धीरे ये प्रचलित हुआ, और प्रचलित होने के बाद में इसका नाम जीवा रखा गया, या जिसको ज्या भी बोला जाता है। ज्या या जीवा रखा गया क्योंकि नाम बड़ा है, छोटा करो ज़्यादा आसान है। ठीक है? इसके बाद इसका ट्रांसलेट हुआ गया,
काय में? अरबी भाषा में। कौन सी बुक का? आर्यभट्टियम जो है उसका अरबी भाषा में ट्रांसलेट हुआ। अरबी भाषा में क्यों ट्रांसलेट हुआ? क्योंकि अरब कंट्री में इसका विकास करना था, तो वह आर्यभट्टियम में क्या लिखा है, तो अरबी भाषा में इसका ट्रांसलेट हुआ। फिर इसके बाद लैटिन भाषा में इसका विकास हुआ। उस समय में अधिकतर लोग लैटिन जानते थे, और जब लैटिन भाषा में इसका विकास हुआ तो ये जीवा है ना, जीवा को साइनस के नाम से जानने लगे। उन्होंने बोला भाई लैटिन वालों ने कि ये यार जीवा युवा और ज्या जो है वो शब्द थोड़े से पॉपुलर नहीं है, ऐसा लिखने में अटपटे है, ऐसा नाम रखा जाए कि सभी लोगों को लिखने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसका नाम क्या रखा गया? साइनस रखा गया। फिर एडवर्ड गुंटर साहब थे, उन्होंने बोला बहुत बाद, कितने बाद? देखिए 1581 से 1626 के बीच में रहे, लगभग 1000 वर्ष बाद। सोच लीजिए आप, 1000 वर्ष पहले इन्होंने एक कर दिया था। ब्रह्मगुप्त और वराह महिर का क्या काम था? तो जो आर्यभट्ट जी ने जो बुक लिखी थी आर्यभट्टम, तो इनको पब्लिश करने का काम वराह महिर ने और ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, मार्केट में उसको लॉन्च करने का काम, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो लोगों को बताया कि आर्यभट्ट जी ने इतनी अच्छी अच्छी खोज कर दी थी। ठीक है ना, ये हो गया। अब एडमंड गुंटर ने बोला कि भैया ये जो साइनस है ना, ये नाम बहुत बड़ा नाम है। तो एडमंड गुंटर ने इसको बोला कि इसको अर्धजा जीवा जो लिखा है, अर्धजा लिखा है, और जीवा ज्या भी नहीं होना चाहिए, साइनस भी बड़ा नाम है, तो इसका नाम क्या रखा जाए? साइन रखा जाए। ठीक है। इसके बाद आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये जो है, अगर मैं इसको थीटा बोल दूंगा तो इसका इससे संबंध होगा, यदि थीटा ये नहीं रहेगा और ये रहेगा तो इसका उल्टा क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि इसका भी एक संबंध होना चाहिए, तो इसका नाम रखा उन्होंने कोज्या। क्या नाम रखा? कोज्या। धीरे धीरे जब अरबी और लैटिन भाषा में, पहले जो उन्होंने आर्यभट्टम लिखा था उसमें ये वाले नाम लिखे थे, फिर अरबी और लैटिन भाषा में हुआ तो इसका नाम रखा कोसाइन। क्या नाम रखा? कोसाइन। और फिर जोनस मुरे जो थे, जोनस मुरे ने कोसाइन को 60 फॉर्म लिखा, इसका कास। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अलग अलग विकास हुए। तो साइन का विकास हो गया, कास का विकास हो गया। फिर इसके बाद में इस अनुपात को आर्यभट्ट ने क्या बोला था, तो मैंने नाम लिखे, जो सबसे पहले नाम लिखे थे पहले वो सारे आर्यभट्ट ने नाम दिए। फिर धीरे धीरे कुछ एडमंड गुंटर ने नाम को उसको बदला, और फिर उसके बाद में फिर से और एक बार देखना, जो आर्यभट्ट के जो द्वारा नाम लिखे थे वो यहाँ पर जो लिखे थे मैंने। फिर जो लैटिन भाषा में उसका विकास हुआ तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और इस प्रकार से उसको नाम लिखा गया। और ये वाले जो नाम हैं वो एडमंड गुंटर ने और मुरे ने ये वाले 60 फॉर्म इसके दिए। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ। अब इनका हम उपयोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है।